जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। यह बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मानव में पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मतलब कि मानव अपना पोषण कैसे करता है। हम परपोषी पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ चुके हैं कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। उसके बाद हमको पढ़ना था कि मानव में पोषण कैसे होता है। पोषण एक्चुअली होता क्या है, तो पोषण हम आपको बताए थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, बस भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। इसके लिए जितना प्रक्रिया होगा ना, सब पोषण में आ जाएगा। समझ में आया? तो पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, ये पोषण हो गया। ठीक, तो पोषण जो होता है मनुष्य में अलग टाइप का होता है। हम बताए थे आपकी कि पोषण के 4 प्रकार मेनली होते हैं, 4-5 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। 5 चरण में पोषण होता है किसी भी जीव में जो हेट्रोट्रॉप्स होता है, मतलब कि परपोषी पोषण करने वाला जीव होता है या विषम पोषी पोषण करने वाला जीव होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो भी जीव हेट्रोट्रॉप्स होगा उसमें 5 गो स्टेज आएगा पोषण का। 5 गो स्टेज में क्या क्या? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण में बस भोजन को अंदर अपने शरीर के अंदर ले लीजिए, कवर तूर के मुंह में डाल लिया, अंतर्ग्रहण हो गया। समझ में आया? उसके बाद पाचन आता है। हम मानव में पाचन पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, जिसमें हम कुछ पार्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? पाचन में ये पढ़े थे कि मानव में ना, मानव अकट वकट चीज कुछ खाता रहता है, तो इसके लिए मानव में एक सिस्टम है, एक मशीनरी लगाया गया है। बस पाचन करने के लिए वो मशीन लगाया गया है, मतलब एक सिस्टम लगाया गया है। तो उसको हम बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, और कुछ ग्रंथियां सहायक होती हैं पाचन में। ठीक, इतना हम पिछले लेक्चर में बताए थे। उसके बाद कुछ पाचन का स्टेज भी हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि मुंह में पाचन जो है कैसे होता है, लार से पाचन कैसे होता है, इसी के बारे में बताए थे। पाचन होता क्या है? तो पाचन जो है भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब अणु के स्टेज पे तोड़िए या इसे तोड़िए, तो मतलब कि भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा बनाना है और वही पाचन है। ठीक, यानी दांत से कुचना भी पाचन है। ठीक, लार जो मिलता है उसमें लार भी उसको तोड़ता है भोजन को, तो वो भी पाचन है। तो पाचन जो होता है भोजन को बस टुकड़ों में तोड़ना है, ये हम बताए थे। अब हम बताए थे कि आहार नाल होता है इस मशीन में, मतलब कि पाचन करने वाले सिस्टम में आहार नाल एक होता है और दूसरी होती है सहायक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां जिसको बोलते हैं। तो पाचक ग्रंथि में आ जाता है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, यानी लार ग्रंथि, जो लार हमारा बनाता है मुंह में, लार जौन बनाता है, स्लाइवा जौन बनाता है, वो 6 गो ग्रंथि रहता है। 3 ठे इधर, 3 ठे इधर, एक यहाँ पे और एक जीभ के नीचे इधर, फिर ऐसे यहाँ पे इधर भी जीभ के नीचे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 6 ग्रंथियां होती हैं, यानी 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां। इसके बाद नीचे आते हैं तो अमाशय आता है। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में भी ग्रंथियां होती हैं। अमाशय में ग्रंथियां होती हैं जठर ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, उसके बाद लीवर भी एक ग्रंथि होता है, पैनक्रियाज भी होता है, छोटी आंत में भी ग्रंथियां होती हैं। तो ये सारी ग्रंथियां और आहार नाल मतलब मुंह से लेके और एक गुदा द्वार तक, जहाँ से मल का हम लोग त्याग करते हैं वहां तक एगो पूरा नली है, और उस नलिया का नाम क्या है? आहार नाल है। हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। ठीक, तो ये आहार नाल होता है और सहायक ग्रंथि होती है। बस इतना ही होता है पाचन में। अब हम क्या किए थे? भोजन को मुंह में ग्रहण किए। मुंह में क्या हुआ? दांत से थुर कुछ हुआ। क्या हुआ? थुर कुछ हुआ, मतलब भोजन टुकड़ों में टूटा। जब भोजन टुकड़ों में टूटा तो उसका पाचन हुआ, मतलब दांत से पाचन होता है भोजन का। क्या होता है बाबू? दांत से भोजन का पाचन होता है। फिजिकल काम कौन करेगा? दांत थुर कुछ का काम करेगा। फिजिकल मतलब थुर कुछ वाला काम, तो थुरने कुचने वाला काम कौन कर रहा है? दांत। तो ये क्या काम कर रहा है? फिजिकल रिएक्शन। और लार उसमें क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन, उसमें मिल करके उसको तोड़ रहा है। ठीक, तो देखो हम बताए थे मुंह में पाचन के बारे में। मुंह में पाचन हम बता चुके थे। ये होता है मुख, ये मुख हुआ, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, यही पार्ट होते हैं
एलिमेंट्री कैनाल के यानी आहार नाल के। अब हम मुंह में भोजन लिए यानी अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा चीज क्या हुआ, दांत उसको थुरा कुचा मतलब एकदम पीस दिया, उसमें जीव जो है लार मिला दिया, लभेड़ दिया एकदम लार में भोजन को। तो लार में कौन कौन सा एंजाइम, टाइलिन होता है, टाइलिन होता है जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम, ठीक, लाइसोजाइम। उसके बाद म्यूकस भी होता है, म्यूकस। तो ये तीनों क्या करते हैं, टाइलिन जो होता है हम आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जिसको किस में बदलता है, माल्टोस नामक शर्करा में। किसमें, माल्टोस नामक शर्करा, माल्टोस। देखो मीठा पदार्थ है, शर्करा का मतलब मीठा पदार्थ, और जैसे चीनी वो मीठा पदार्थ है उसका नाम चीनी है, यो एगो मीठा पदार्थ है इसका नाम माल्टोस रख दिए, बस कंफ्यूज आना मत। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन या स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन किसमें हो गया, माल्टोस में, लार में, ठीक, लार मिलने से। लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन में जो बैक्टीरियाएं हैं, मुंह में लार रहता है, लार में यही सब रहता है। अब जब टाइलिन क्या कि स्टार्च का पाचन माल्टोस में कर दिया, लाइसोजाइम जो है ये क्या करता है, जो भोजन में बैक्टीरिया वगैरह आए हैं सब जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं उनको मारने का काम है लाइसोजाइम कर देता है, मार देता है। उसके बाद म्यूकस जो है भोजन को एकदम नम बना देता है, चिकना बना देता है, नम मतलब भीगा हुआ, समझ रहे हैं। और उसके बाद चिकना बना देता है ताकि सड़क के नीचे चला जाए, पेट में सरकने का जरूरत पड़ता है, कहाँ से, मुंह से लेकर के पेट तक एगो नली है, उसमें भोजन सरक के जाएगा नीचे, ठीक। तो सरकने के लिए क्या चाहिए कि भोजन चिकना होना चाहिए, चिकना नहीं होगा सरकेगा नहीं, सरकेगा, ठीक। तो इसके लिए ये म्यूकस होता है। तो अब देखो, अब हम मुंह में भोजन का पाचन कर दिए थे, ग्रसनी से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए भोजन आ गया था आपका अमाशय में। आज हम इसी अमाशय में भोजन का पाचन करेंगे। तो देखो अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। अब देखो अमाशय पहले होता क्या है, अमाशय जो होता है ना, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक एगो नली है, ठीक, आहार नाल पूरा। ये आहार नाल का सबसे मोटा पार्ट यहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा मोटा ये नली जो है यहाँ से यहाँ तक, सबसे ज़्यादा इसकी मोटाई यहीं पे होती है। मतलब ये नलिया जो है ना तनी मनी फैल गया है, मोट हो गया, और उसी मोटका पार्टवा को हम क्या बोल रहे हैं, अमाशय बोल रहे हैं, यानी स्टमच बोल रहे हैं, ठीक। तो याद रखना ये जो होता है अमाशय कहाँ होता है। तो देखो ये क्या है, यह आहार नाल का पहला पॉइंट याद रखो। अमाशय क्या है, अमाशय जो है आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है, ठीक, सबसे मोटा पार्ट है, इतना याद रहेगा। दूसरा पॉइंट याद रखो कि होता कहाँ है हमारे शरीर के अंदर। तो ये होता है हमारे उदर गुहा में बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड। अब ये उदर गुहा क्या है, जिसको हम पेट बोलते हैं ना, ये उदर गुहा, पेट नहीं बोला जाता है, उदर गुहा, ठीक। तो ये उदर गुहा है, ठीक। अब ये उदर गुहा में यहाँ पे इस साइड में, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर रहता है, किसके नीचे रहता है, तो डायफ्राम के नीचे रहता है, डायाफ्राम के नीचे। अब इसका मतलब क्या है, और ये जे के आकार का होता है। अमाशय किस आकार का होता है, इसका आकार कैसा होता है, जे आकार का। देखो समझाते हैं, है अमाशय, इसकी स्थिति कहाँ है, तो लेफ्ट साइड में है, कहाँ, उदर गुहा में, उदर गुहा में सबसे ऊपर। समझ में आया, मतलब भाई हमारा पेट है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं उदर गुहा को, तो उदर गुहा में सबसे ऊपर इस साइड लेफ्ट साइड में है। किसके नीचे है, तो डायाफ्राम के नीचे। अभी डायाफ्राम क्या होता है, देखो ये है किसी का मान लो अमाशय। अब ये अमाशय जो है इसके ऊपर डायाफ्राम रहता है। डायाफ्राम क्या है, देखो फेफड़ा, ये हो गया फेफड़ा, यहाँ पे नहीं बना रहे, देखिए ये हो गया आपका फेफड़ा, ठीक। यहाँ पे एक पेशी होता है जो फेफड़ा को पचकाएगा, फुलाएगा, ढकेलेगा, ऐसे छोड़ेगा, ढकेलेगा, छोड़ेगा, तभी ना फेफड़ा हवा खींचेगा। तो यही जो होता है ना, यही पेशी, यही कहलाता है डायाफ्राम। मतलब फेफड़ा को सांस लेने में कौन मदद करता है बाबू, डायाफ्राम, ठीक। ये क्या करता है, फेफड़वा को मारेगा धक्का तो पुचकेगा, पुचकेगा, बस ससिया हम बाहर फेंक देंगे, मतलब हवा बाहर फेंक देंगे। जैसे नीचे जाएगा डायफ्राम, हमारा फेफड़ा फूलेगा, उसमें हवा भरेगा, भरने के लिए बाहरी से ना हवा जाएगा तो बाहर से हवा जाएगा। तो ये होता है डायफ्राम जो फेफड़ा को क्या करता है, पचकाता फुलाता है। अब देखो
यही डायफ्राम के ठीक नीचे यानी फेफड़ा के ठीक नीचे कह सकते हो ये होता है, और लेफ्ट साइड में होता है, उदर गुहा में सबसे ऊपर होता है। तो यही लिखा हुआ है। अब ये जे के आकार का थोड़ा थोड़ा दिखता है, इसलिए बोलते हैं हमाशय जे के आकार का होता है। अब क्या होता है देखो, 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ये क्लियर है। बाईं और उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे जे के आकार का होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, और बाईं और उदर गुहा में बाईं और डायफ्राम के ठीक नीचे जे के आकार का होता है, अंग्रेजी के जे के आकार का। इसकी भित्ति मजबूत होती है। देखो यमाशय जो होता है ना, है नली है, नली कौन मटेरियल से बना होता है, जैसे प्लास्टिक का नली है तो प्लास्टिक कितना मजबूत है, ऐसे ही नली है आमाशय। इसका ही दीवारवा जो है ना मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। काहे स्ट्रांग होता है तो देखो, स्ट्रांग इसलिए होता है ना, एकदम ये क्या करते हैं, जैसे भोजन आएगा इसमें सड़क के जैसे भोजन आएगा आमाशय में, उसको महने लगेगा, एकदम पचका के रगड़ देगा भोजन को, पचक पचक के फूल फूल के एकदम रगड़ देगा। मतलब कह सकते हो कि एकदम मतलब रगड़ के उसको पीस देगा। जो मुंह में अच्छा से भोजन नहीं चबाए थे उसको पीसने का काम कौन करेगा। यहाँ पे भी देखो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, ये पेटवा पचक के फूल के क्या कर रहा है, भोजन को एकदम पीस दे रहा है। ठीक, तो पेस्ट बना देता है भोजन का, और इसमें भोजन में म्यूकस मिलाता है। इसे सूखले पीसेगा तो पिसाएगा, उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तो म्यूकस मिलाता है। म्यूकस जानते हो लार में होता है, लार में भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक, ये क्षारीय पदार्थ है म्यूकस। ये म्यूकस जो होता है इसमें भोजन में मिलाएगा, जिससे भोजन में नमी आ जाएगी, मतलब भोजन भीग जाएगा। अब भीग जाएगा तो उसको पीसना आसान होगा, तो पचकेगा फूलेगा, मतलब ऐसे इतना ना उसको मल देगा भोजन को कि पिसा जाएगा। इसमें किसमें, आमाशय में। तो आमाशय में म्यूकस के साथ मिला करके भोजन को एकदम मल देता है, पीस देता है। कैसे मल देता है तो उसको दबाता है, अपने आप को दबाता है, मतलब पचकाता है फुलाता है, पचकाता है फुलाता है, जिससे भोजन पिस जाता है एकदम से। ठीक, तो इसीलिए इसकी भित्तियां मजबूत होती हैं, नहीं तो इसे पीसने जाएगा बस इसका दीवार में फटेगा, भोजन सगरू बाहर निकल के छिटा जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इसकी भित्ति को मजबूत होना जरूरी है। इसका दीवार जो है साइड साइड का मजबूत होना चाहिए। आमाशय है, आमाशय का ही दीवार मजबूत रहेगा तबे तो भोजन पिसाएगा, नहीं तो इसे दबाएगा बस दिवालिया फट जाएगा, इसमें से भोजन निकल जाएगा बाहर। ठीक, तो यही कह रहा है कि आमाशय की भित्तियां मजबूत होती हैं, दीवार जो है इसके मजबूत होते हैं। इनके शिथिलन व संकुचन से भोजन को मथा जाता है, एकदम मह दिया जाता है, हौड़ दिया जाता है, कह सकते हो। समझ में आया, मतलब कि ये देखो शिथिलन व संकुचन मतलब पचकने और फूलने से, शिथिलन व संकुचन पचकने फूलने से क्या होता है, भोजन महा जाता है एकदम। देखते हो कि दही माते समय इसे रही को घुमाया जाता है, एकदम उड़ा जाता है दही, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, भोजन को एकदम मह दिया जाता है, मथ दिया जाता है। अब बोलस प्लस म्यूकस, देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना, क्या याद रखना कि जैसे भोजन में लार और लभेरा गया और कुचा उचा गया, अब पेट में जैसे आएगा ना उसको हम उसका नाम बदल के बोलस रख देंगे। देखो बोलस किसको कहते हैं, अगर आप एक रोटी ले लो, एक कवर तोड़ो, चबाओ, और चबा करके खूब बढ़िया लार और मिला दो, लभेर दो, उसके बाद निकालो, और जो निकलेगा ना दांत से कुचाया हुआ लार में मिला हुआ रोटी, उसी को बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, हाथ पे निकाल के देखना, उसको बोलेंगे बोलस। ठीक, तो उसका नाम मतलब भोजन का नाम बदल दिए। काहे से कि हमको कैसे पता चलेगा कि मुंह में पचा है कि नहीं पचा है, इसलिए उसका नाम रख दिए बोलस, ताकि हमको पता चले कि भाई भोजन जो आया है पेट में ये पच के आया है। तो इसका नाम हम रख देते हैं इसी भोजन का, जो मुंह में से पच के आया है, मुंह में कुचा उचा के आया है, लार में मिल के आया, उस भोजन को हम बोल देते हैं बोलस। मतलब उस भोजन का नाम बदल के भोजन से कर देते हैं बोलस। अब देखो बोलस प्लस म्यूकस मतलब जो मुंह में पच के भोजन आया है उसको बोलते हैं बोलस, और म्यूकस मिलता है। म्यूकस इस अमाशय में से भी सीक्रेट होता है, अमाशय से भी निकलता है। तो भोजन प्लस म्यूकस भोजन का पेस्ट बना देते हैं। सब पेस्ट समझते हो ना, चिली सॉस, तो ये सॉस वो सॉस, सब सॉस जो होता है सब तो पेस्टे होता है। आटा का ले बना दो ना, वो पेस्टे है। ठीक, तो पेस्ट मतलब कि थोड़ा टाइट पदार्थ होना चाहिए, तो समझ रहे हो पेस्ट का मतलब, तो भोजन का पेस्ट बना देता है। अब क्या होता है, अमाशय की आंतरिक भित्ति में ना, इसके अंदर के दीवार में यह अमाशय है, देखो ये है अमाशय आपका, किसी का हो सकता है, मान लो हम आपका मर्डर करके तो निकालेंगे नहीं,
ये देखो, ये हो गया अमाशय, ठीक, ये हो गया अमाशय, यहाँ से जुड़ा हुआ है ग्रसिका। अब क्या होता है, मरचा जैसे लग रहा है लेकिन अमाशय मानो, देखो यहाँ पे इसके अंदर के दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे लार ग्रंथि था ना, तीन तीन गो हेनी हेनी, आज तीनों अपनी अंदर से लार निकाल रहा था, लार फेंक रहे थे सब फुचुर फुचुर, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पे भी कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां होती है इसके अंदरवा, अमाशय के अंदरवा। ये क्या करती हैं, जठर रस अपने अंदर से निकालती हैं, जठर रस का स्राव करती हैं। ये भी एंजाइम है, बस समझो कुछ लिक्विड छोड़ते हैं, केमिकल छोड़ते हैं। जठर रस कुछ नहीं है, एगो रस है, बस समझो एगो रस है। रस क्या होता है, केमिकल ही होता है। तो अपने अंदर से कुछ पानी टाइप का निकालती हैं केमिकल, उसी को हम बोलते हैं जठर रस, ठीक। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जा रही हैं, जो छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जा रही हैं इसमें छोटी छोटी, क्या है, यही है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर ग्रंथियां। क्या बोलते हैं बाबू, जठर ग्रंथियां इसको बोलते हैं। एक क्या चीज निकालेंगे अपने अंदर से, जठर रस। क्या निकालेंगे, जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस। देखो लार ग्रंथि था, लार निकाल रहा था, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा निकालेगा। ऐसे ही जठर ग्रंथि का निकालेगा, जठर रस निकालेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस निकालेगा। समझ में आया। अब देखो, अब क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, यही भोजन का पाचन करेगा। जैसे मुंह में लार पाचन किया था, वैसे यहाँ पे भी यही होगा। तो देखो यहाँ पे अमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस का स्राव करते हैं। कुछ लिक्विड अपने अंदर से, कुछ पानी टाइप का फुचुक फुचुक फेंकती रहती हैं सब, उसी को हम बोलते हैं जठर रस। अब देखो जठर रस जो होता है ना, तीन चीजों से मिलके बना होता है, तीन चीज चार चीज से मिलके बना होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे लार था, लार कौन सी से मिलके बना था, पानी था लार में, म्यूकस था, म्यूकस था, उसके बाद क्या था, टाइलिन था, टाइलिन, ठीक, टाइलिन या एमाइलेज जिसको बोलते हैं। उसके बाद लाइसोजाइम था, लाइसोजाइम। ये चार गो चीज था ना, तो ये चार गो चीज लार में था। वैसे ही ये जठर रस है, इसमें क्या क्या है, जैसे पानी और चीनी का रस बनाओगे, उसमें क्या रहता है, चीनी और पानी रहता है, ठीक। तो रस में चीनी और पानी रहता है, इसे जठर रस है, इसमें भी कुछ होगा। तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, HCl आप पढ़े होंगे HCl के बारे में। म्यूकस होता है, म्यूकस क्या होता है ये भी आप जानते हैं, भोजन को चिकना बनाता है, नम बनाता है, बस। तो ये हो गया म्यूकस। पेप्सिन होता है, पेप्सिन एक कोई एंजाइम है, अल्प सक्रिय लाइपेज होता है, मतलब पूरा तरीके से सक्रिय नहीं होता, अभी बताएंगे, बस समझो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, अल्प सक्रिय लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, मतलब पूरा तरह से एक्टिवेट नहीं होता है। रेनिन होता है छोटे बच्चों में, ये नौजवान में नहीं होता है, यंग आदमी में नहीं होता है, बस छोटे बच्चों में रेनिन एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया, कितने चीज पाए जाते हैं, मेनली 1 2 3 4 चीजें पाई जाती हैं। रेनिन तो छुटका में पाया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जठर रस में कितनी चीजें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, म्यूकस भी होगा, क्या होगा बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, म्यूकस होगा, पेप्सिन एंजाइम होगा, अल्प सक्रिय लाइपेज एंजाइम होगा, और रेनिन एंजाइम होगा छोटे बच्चों में। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम करेगा। तो देखो अम्ल जो होता है, अम्ल क्षार क्या होता है पहले हम बता देते हैं। अम्ल जो होता है ना, स्वाद में खट्टे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एगो पानी टाइप का लिक्विड है, पानी टाइप का लिक्विड है, और ये जो होता है खट्टा होता है, बहुते खट होता है। अब बताएं कितना खट होता है, बहुत ज़्यादा खट होता है। देखो कितना खट होता है, जब आपका भोजन कभी कभार उल्टा चला आता है तो गला आपका जलने लगता है, काहे, उसी के खटापन की वजह से लगता है गटैया एकदम जल गया। काहे से कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है यही बहुत खट्टा होता है, बहुत खट्टा, बहुत तेज अम्ल है, बहुत तेज किसी भी चीज को काट देता है, खदर देगा, समझ रहे हो। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अपने हाथ पे ले लोगे, हाथवा खदर देगा, समझ रहे हो, मतलब उसका पाचन करने लगेगा ये। तो देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। अब ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं, एगो लिक्विड होता है और ये खट्टा होता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे जामुन है कड़वा लगता है, तो वो क्या है, क्षार है, ठीक। तो बस इतना याद रखो,
क्षार जो होते हैं कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं। हमको अम्ल के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ निकलता है? आमाशय में ग्रंथि जो है जठर ग्रंथि, ये जठर रस निकालती हैं सर, और उस जठर रस में होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अब देखो इसका काम क्या है? इस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आमाशय में काम क्या है? आखिर काहे निकला? बिना काम का तो निकला नहीं। तो देखो ये क्या करता है, किसी भी चीज को हम अभी बताए खदड़ देगा, मतलब उसको एकदम गलाएगा। क्या करेगा बाबू? गलाएगा। कुछ चीज पे रख दोगे गलाने लगेगा। मान लो हमारे हाथ पे रखोगे, हमारा हाथ गलाने लगेगा। तो अब देखो भोजन जो टुकड़ा में नहीं टूट रहा था, ये जो मथ रहा है पेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस वगैरह सब जठर रस तो मिला के न मथ रहा है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है भोजन को क्या करेगा? खदड़ देगा। उसको खदड़ने का मतलब समझते हो? गलाएगा। ये भोजन का एक टुकड़ा है, इसको गला के छोटी छोटी कर देगा। और छोटी छोटी करना ही तो पाचन है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है? देखा जाए तो पाचन कर रहा है। तो भोजन को क्या करता है? गलाएगा मतलब क्षरण करेगा। ठीक, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो इसका काम क्या क्या लिखा हुआ है। HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। मतलब देखो है जठर रस है, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। तो इस रस में अम्लीय प्रकृति आ गई। कहाँ है ये? जठर रस में है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। मतलब ये जब में रहेगा तो उसको एसिडिक बना देगा कि नहीं। अगर आपके ग्रुप में कोई लड़का आ गया जिसका बुद्धि तनियनी होने खिसका हुआ है, तो आपको भी खिसका हुआ बना देगा कि नहीं बना देगा? इसे ये भी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये जठर रस के अंदर है। मतलब जठर रस को यानी गैस्ट्रिक जूस को अम्लीय बना देगा, यानी एसिडिक बना देगा। अब ये जठर रस इसके वजह से एसिडिक हो जाता है। देखो HCl जठर रस को अम्लीय बनाता है। दूसरा, अक्रिय पेप्सिन HCl से मिलकर सक्रिय हो जाता है। अभी बता रहे हैं इसका मतलब भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। अब देखो इस सब चीज को खदड़ सकता है, तो बैक्टीरिया जो है सब उसको नहीं मार सकता। अब लार में लाइसोजाइम काम कर दिया अपना, लाइसोजाइम, ठीक, देखो लाइसोजाइम, ठीक, ये क्या किया? ये भी बैक्टीरिया को मारा। लेकिन कितनी देर मुंह में भोजन रहता है पूरा बैक्टीरिया मारेंगे? कुछ का चलेंगे सब नीचे, तो नीचवा आएंगे सब जो बचे खुचे हैं सब, इसको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गला के एकदम पचा देगा उन बैक्टीरिया को। समझ रहे हो? तो ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन में आए हुए बैक्टीरिया हैं, बचे खुचे बैक्टीरिया, उनको मार देता है। तो भोजन में जीवाणुओं को मारता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अल्प सक्रिय लाइपेज वसा का पाचन करता है। देखो दो चीजों का काम हमको मालूम चल गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अल्प सक्रिय लाइपेज। लाइपेज जो होता है, लाइपेज एंजाइम, जहां लाइपेज एंजाइम आएगा वसा का पाचन करेगा। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, वसा जो होता है तेल, घी, डालडा ये सब होता है। तो तेल, घी, डालडा ये सब कैसा होता है? लसर करता है। लसर मतलब उसका कौन पाचन करेगा? लाइपेज। लस से लाइपेज और लस से लसर, इसे याद रखना। ठीक, तो लाइपेज एंजाइम जो है क्या करता है? वसा का पाचन करता है। कैसे कि वसा जो होता है लसर होता है, इसलिए लाइपेज एंजाइम उसका पाचन करता है। ऐसे याद रखना, पूरा याद रहेगा हरदम। ठीक, तो जहां भी लाइपेज एंजाइम आएगा मार देना, ही वसा का पाचन करेगा। और देखो यहाँ पे ये पेट में जो आमाशय में जो लाइपेज निकलता है, ये अल्प सक्रिय होता है, पूरा तरह से एक्टिवेट नहीं होता है। अगर आपको काम करना है पूरा तरीके से एक्टिवेट है तो अच्छे से काम करेंगे। अल्प सक्रिय है मतलब पूरा तरह से एक्टिवेट नहीं है, एकदम लुजुर पुजुर है, काम अच्छा से करेंगे नहीं। ऐसे यहाँ पे लाइपेज है, लुजुर पुजुर है, बेचारा अपना काम अच्छा से नहीं कर पा रहा है, डिप्रेशन में चला गया है कि हमको छोड़ के चली गई कोई। तो ऐसे ही यहाँ मतलब लाइपेज जो है क्या करता है? अल्प सक्रिय होता है। समझ रहे हो ना? अल्प सक्रिय का मतलब पूरा तरह से एक्टिवेट नहीं होता है। और जब एक्टिवेट नहीं होता है तो वसा का पाचन अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, लेकिन वसा का पाचन करता तो है, कुछ करता है।
ठीक, तो यही अल्प सक्रिय का मतलब क्या हुआ कि पूरा तरह से एक्टिवेट नहीं है, अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो काम करेगा ना। तो ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा काम करके और वसा का पाचन, हल्का हल्का वसा का पाचन कर देता है, कुछ वसा पचा देता है। वसा मतलब हम बता दिए फैट होता है, तेल हो गया, जैसे डल्ला हो गया, घी हो गया, ये सब क्या हो गया, वसा हो गया। तो इसका पाचन कर देता है लाइपेज, ल से लसर लसर, ल से लाइपेज, याद रखना ट्रिक है। रेनिन दूध को दही में बदलता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। तो रेनिन जो होता है ये छोटे बच्चों में होता है, छोटका बच्चा हरदम दूध पीते रहेगा, इसीलिए उनके में रेनिन पाया जाता है। कैसे कि दही पचता है अच्छे से, दूध अच्छे से नहीं पच पाता है जब तक दही में नहीं बदलेगा। तो ये रेनिन जो होता है दूध को दही में बदलता है, जिससे दूध का पाचन होता है। तो बस याद रखना इतना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे निकला था लार में एंजाइम, तो लार वाला एंजाइम को याद करने का तरीका क्या है। लार में क्या क्या था बाबू, टाइलिन था, टाइलिन था, लाइसोजाइम TL, और क्या था, टाइलिन था, लाइसोजाइम था, म्यूकस था TLM, और इतना ही रहने दीजिए, जल तो था तो अलग था वो, बस TLM याद रखिएगा। लार में TLM यानी टाइलिन, लाइपेज, लाइसोजाइम और म्यूकस, टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस लार में। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर रस में क्या होता है, तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, याद रखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये इसे याद रहता है, हम जानते हैं ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको इसे याद रहता है, इसको छोड़ो, ये होता है, ये मालूम है सबको। म्यूकस MP और L और R, MPLR याद रखना, MPLR याद रखना, ठीक। तो याद करने का तरीका क्या है, MPLR किसका, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, अल्प सक्रिय लाइपेज, और रेनिन होता है। तो याद रखना, याद करने का तरीका MPLR याद रखो, MPLR 3 बार रट लो, हो गया, ठीक। तो MPLR मतलब म्यूकस, पेप्सिन, लाइपेज, उसके बाद रेनिन। अब देखो म्यूकस का काम है भोजन को लभेरना, मतलब चिकना बनाना, समझ रहे हो, और भिगोना भोजन को। पेप्सिन का काम अभी हम नहीं बताएं, अभी बता रहे हैं। लाइपेज का काम हम बता दिए कि वसा जो होता है थोड़ा लसर लसर टाइप में होता है, इसीलिए इसका पाचन लाइपेज करता है। ट्रिक है याद करने का, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है, तो ट्रिक है याद करने का। लाइपेज जो है वसा का पाचन करेगा, ठीक। रेनिन जो है दूध को दही में बदलेगा, जिससे कि दूध का पाचन होता है, दूध को दही में बदलेगा, ठीक। याद रखना, रेनिन ऐसे याद रहता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है। छोटका बच्चा में पाया जाता है, छोटका बच्चा खाता क्या है, तो दूध पीता है, इसलिए दूधे को ना दही में बदलेगा, तो याद रखना। अब आता है काम पेप्सिन का। पेप्सिन अभी तक छूटा। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी काम मालूम चल गया कि भोजन को गलाएगा, क्या करेगा, गलाएगा, खदर के गला देगा बस। और उसके बाद जठर रस को अम्लीय बनाता है, अम्लीय है मतलब जिसमें रहेगा उसको अम्लीय बनाएगा। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है, ये भी समझ में आ गया। ये अक्रिय पेप्सिन को HCl से मिलकर सक्रिय हो जाता है। ये क्या लिख रहा है, देखो पहले पेप्सिन के बारे में समझो, तब ये समझ में आएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है बाबू, पेप्सिन जो है, पेप्सिन ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। देखो प से पेप्सिन और प से प्रोटीन, याद रखना, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन, ठीक। ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड। हमको प्रोटीन को किस में बदलना था, अमीनो एसिड में। तो देखो अभी कुछ पाचन ही करता है। प्रोटीन का पाचन 3-4 जगह ही होता है, 3 जगह ही होता है। तो अभी बताते हैं, एक आमाशय में हो गया। पेप्सिन जो है किसका पाचन किया, प्रोटीन का। किस में पाचन किया, पेप्टाइड में। प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया पेप्सिन एंजाइम। अब ये समझ गए कि पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन को किस में बदलेगा पाचन करके, तो पेप्टाइड में बदलेगा, मतलब तनी मनी उस प्रोटीन को तोड़ देगा। अब देखो मतलब थोड़ा सा छोटा अणु बना देगा पहले से। अब क्या होगा
पेप्सिन का काम समझ में आ गया कि ये प्रोटीन का पाचन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस को अम्लीय बनाएगा, भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारेगा, भोजन का क्षरण भी करेगा, मतलब भोजन को गलाएगा, ये भी याद रखना। इसके बाद म्यूकस क्या करेगा, भोजन को चिकना बनाएगा, नमी प्रदान करेगा, मतलब नम बनाएगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। अल्प सक्रिय लाइपेज वसा का पाचन करेगा। रेनिन दूध को दही में बदलेगा। अब ये जो लिखा है ये लाइन, अक्रिय पेप्सिन HCl से मिलकर सक्रिय हो जाता है। देखो जब तक ये पेप्सिन जो है ना अनएक्टिवेटेड होता है, मतलब अक्रिय होता है, एकदम बीमार टाइप का रहता है, कोनो काम नहीं करेगा बेचारा। पेप्सिन जो है कोनो काम नहीं करेगा जब तक ये HCl के साथ मिलेगा नहीं। बहुत मतलब बिछड़ गया था HCl से, तो जब इसको HCl से यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बिछड़ा दोगे इस पेप्सिन को, तो ये प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा, मतलब अनएक्टिवेट है। तो बाबू इन दोनों को जुदा मत करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन दोनों जब साथ में रहेंगे सब ना, तभी प्रोटीन का पाचन होगा। अगर इन दोनों को जुदा कर दिए तुम, तो है पेप्सिन जो है अनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कि असक्रिय हो जाएगा, जिससे कि प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। भोजन में हम क्या क्या खाते हैं बाबू? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसके बाद वसा खाते हैं, उसके बाद खाते हैं प्रोटीन। ठीक, यही 3 चीज़ हम मेनली खाते हैं, और चीज़ भी खाते हैं, लेकिन समझो बस इतना ही, प्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में भी हो रहा है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो रहा है? लार में हुआ था। यहाँ पे किसका पाचन नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे हल्का सा भी नहीं हुआ। कोई एंजाइम इसमें दिख रहा है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करे? नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बस भोजन को पीसने में मदद कर रहा है, मतलब उसको गला रहा है। म्यूकस जो है भोजन को मुलायम कर रहा है। पेप्सिन जो है बस प्रोटीन का पाचन कर रहा है। अल्प सक्रिय लाइपेज जो है थोड़ा थोड़ा वसा को पचा रहा है, और रेनिन जो है बस दूध को दही में बदल रहा है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ कहीं जगह नहीं है पाचन का। तो पेट में, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इतना एक ट्रिक याद रखना। दूसरा प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से। कहाँ नहीं हुआ था? मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था। ठीक, तो मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ था, जैसे पेट में आया प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया। और प्रोटीन का पाचन कई स्टेज में होता है, बहुत बड़ा अणु होता है प्रोटीन, इसको छोटा छोटा तोड़ के फिर उससे छोटा तोड़ा जाएगा, तो मतलब और छोटा करते जाया जाएगा, मतलब कई स्टेज में प्रोटीन का पाचन होता है। तो पहले क्या हुआ देखो, पहले हुआ यहाँ पे प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड में। ठीक, ये कौन किया? तो ये किया पेप्सिन। कब करेगा? जब इसका साथ रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही रहेगा, तभी इसका पाचन करेगा। जैसे जुदा हो जाएंगे सभी, अक्रिय हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका क्या है अमाशय में? पेप्सिन को एक्टिवेट करना। जब तक पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। ठीक, तो ये इतना आपको समझ में आया कि पेट में पाचन कैसे होता है। अब चलिए पेट से आगे चलते हैं हम। यहाँ पे अमाशय में भोजन का पाचन हो गया, 3-4 घंटे भोजन इसमें रुकता है, इनकी क्रिया होती है सभी। पेप्सिन, अल्प सक्रिय लाइपेज, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको खूब बढ़िया से मह दिया जाता है। 3 से 4 घंटे भोजन इसमें रुकता है। ठीक, तो रुक करके उसको महा जाता है, खूब बढ़िया पीसा जाता है, और उसके बाद अब जाएगा आगे छोटी आंत में। ठीक, तो चलिए छोटी आंत में इसको भेजते हैं। देखिए अब भोजन आएगा अमाशय से छोटी आंत में, लेकिन एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए भूल गए। देखिए अमाशय के कुछ पार्ट होते हैं जो आपको आगे चल के काम आएंगे, आपको बता देते हैं। देखिए अमाशय के पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्डियक या कार्डिया जिसको बोलते हैं, एक होता है फंडस, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पे फिगर लगा देंगे। देखिए कार्डियक या कार्डिया होता है, दूसरा होता है आपका फंडस या फंडिक जिसको बोलते हैं। ठीक, तीसरा होता है बॉडी यानी अमाशय की बॉडी, फिर चौथा होता है पाइलोरिक। ठीक, तो 4 पार्ट होते हैं अमाशय के, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब देखो अमाशय से पचे हुए भोजन का नाम अब हम रख देंगे काइम। मतलब कि अब भोजन कहाँ से पच के चला आया, मुंह से और अमाशय से पच के चला आया, ऐसे ही पता चल जाएगा काइम नाम रखने से। देखिए
पाचन के बाद स्फिंक्टर खुलता है और भोजन छोटी आंत में आती है। ये क्या होता है अभी बताते हैं। देखो, अब जो भोजन आमाशय में यानी पेट में स्टमच में पच गया उसका नाम अब रख देंगे काइम। जैसे मुंह में पचा था उसके बाद उसका नाम रखे थे बोलस, ऐसे ही जब पेट में पच गया तो उसका नाम रख दिए काइम। अभी काइम कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। ठीक, क्या आएगा? काइम छोटी आंत में आएगा। अब काइम छोटी आंत में आएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आया? अगर पहले ही से हई रास्ता खुला था तो हई मथ रहा था जब पेट भोजन को, तो इसे भोजन नीचे पहले ही चला आता छोटी आंत में। 3-4 घंटे रुकने की जरूरत यहाँ पे क्या थी? ठीक, ऐसा होना चाहिए ना। देखो, यहाँ पे भोजन जब आमाशय में पचा तो इसको नीचे आ जाना चाहिए। काहे से कि रास्ता खुले ना है, काहे यहीं पर रह गया, रुका काहे? तो बाबू यहाँ पे वो दरवाजा होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या होता है? स्फिंक्टर। और यही स्फिंक्टर दरवाजा जो है खुलता है, तब जाके भोजन यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक, तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, कहने के लिए स्मॉल है लेकिन सबसे लम्हर पार्ट यही है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट यही है। ठीक, तो कहने के लिए बस छोटा है। ऐसे इसका लंबाई होता है 5 से 6 मीटर। कहें अभी इसको छोटी आंत रखा गया, इसका नाम अभी बताते हैं। देखो, यहाँ पे इतना समझ में आया कि भोजन जो पच जाता है आमाशय से उसको काइम कहते हैं। ये काइम जो होता है स्फिंक्टर दरवाजा जब खुलता है तो यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब छोटी आंत जो होता है ना, यह आहार नाल का सबसे सकरा यानी सबसे पतला भाग है। जैसे सबसे चौड़ा भाग आमाशय था, वैसे ही आहार नाल का सबसे पतला भाग ये होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे पतला भाग है, सबसे लंबा भाग है, लेकिन फिर भी इसको छोटी आंत बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है सबसे पतला और सबसे लंबा, लगभग 5 से 6 मीटर लंबा होता है। मतलब जानते हो वो रूम के इतना लंबा, रूम में इतना फैला सकते हो, समझ रहे हो? तो इतना मीटर लंबा होता है, 5 से 6 मीटर लंबा। अब इसको छोटी आंत ये लिए बोलते हैं कि बहुत पतला होता है, जिसके कारण इसको घुमेट के, मतलब घुमेटना मतलब समझते हैं, लपेट करके और मतलब कुंडली बना करके, कुंडली टाइप में, मतलब ये नियो मोड़ करके, किनियो मोड़ देंगे कुंडली हो जाएगा, मतलब लपेट करके ऐसे एक ही बार। मानिए कि इतना लंबा है, छोटी आंत पतला सा है, इसको एक ही बार बटोर के ऐसे बना लिए एगो गोल टाइप में, और उसी को रख देते हैं बड़ी आंत के बीच में। देखो, तो ये जो होता है बहुत सबसे कम जगह में छोटी आंत आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं छोटी आंत। मतलब बहुत कम जगह में आ जाता है छोटी आंत, सबसे कम जगह में तो नहीं, लेकिन बहुत कम जगह में आ जाता है, इसीलिए इसको छोटी आंत नाम दे देते हैं। समझ में आया? तो इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? ये बहुत एक तो पतला होता है, लंबा तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका छोटी आंत नाम है काहे से कि छोटी सी जगह में आ जाता है, इसको मोड़ तोड़ के रख दिया जाता है इसी में। ठीक, तो देखो, यह आहार नाल का सबसे बड़ा तथा सकरा भाग है। सकरा मतलब पतला होता है, तो 5 से 6 मीटर ये लंबा है और ये सबसे सकरा भाग है। अब इसमें क्या होता है, छोटी आंत में पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है, मतलब भोजन पच जाएगा। धीरे धीरे पचा रहे हैं वहाँ से लेके अब आमाशय तक पहुँचे, लेकिन जब छोटी आंत में पहुँचेंगे तो पूरा भोजन पच जाएगा। तो ये बड़की आंतिया क्या करेगा, पढ़ेंगे, देखिएगा। तो अब छोटी आंत में पूरा भोजन का पाचन हो गया। अब भोजन का पाचन किस किस चीज़ का होगा? तो हम खाते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और उसके बाद क्या खाते हैं? वसा खाते हैं। उसके बाद क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। यही सब ना खाते हैं। तो इन तीनों का पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये पूरा तरीका से पच जाता है, हमारे उपयोग लायक बन जाता है। अब देखो, अभी छोटी आंत में पच जाएगा, मतलब तीनों का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वसा और प्रोटीन का पाचन, वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन इसी में पूर्ण होता है, मतलब पूरा हो जाता है, पूरा तरीका से पच जाता है। इसमें भोजन पर 3 पाचक रसों की क्रिया होती है। बहुत ही ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है इसी में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है तो सबसे ज़्यादा रस भी निकलेगा। तो पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। जैसे यहाँ पे लार निकला था
ऐसे पेट में क्या निकला था, गैस्ट्रिक जूस निकला था, वैसे छोटी आंत में 3 टाइप का रस निकलेगा, 3 टाइप का जूस निकलेगा। एक को बोलेंगे बाइल जूस, दूसरे को बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस, तीसरे को बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, तो देखो 3 टाइप का जूस निकलेगा, तीनों में कुछ ना कुछ होगा, बस एगो में कुछ नहीं होता है, बाइल जूस में। बाइल जूस से कहीं बस लिक्विड है, बस देखो समझो यहाँ पे 3 प्रकार का जूस निकलेगा। जैसे गैस्ट्रिक जूस निकला था अमाशय में, सेम वैसे छोटी आंत में 3 गो जूस निकलेगा, 3 जगह से निकलेगा। ठीक, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइप के जूस होते हैं जिसको बोलते हैं, एक को बाइल जूस या पित्त रस जिसको बोलते हैं, सुने होंगे, पित्त की थैली में पथरी हो गया तो कुछ हो गया, तो कुछ हो गया, मतलब पित्त रस निकलता है। कहाँ से, तो ये निकलता है लीवर से। ठीक, तो पित्त रस लीवर से निकलेगा। अग्नाशय रस अग्नाशय से निकलेगा, यानी पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलेगा, अग्नाशय से, इसी को पैनक्रियाज बोलते हैं। तो पैनक्रियाज से क्या होता है, यहीं से निकलता है अग्नाशय रस, यानी पैनक्रियाटिक जूस। यही खराब हो जाता है, ये जब काम करना बंद कर देता है तो लोगों को शुगर हो जाता है। ठीक, तो देखो ये होता है पैनक्रियाज, इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। तीसरा निकलेगा आंत्र रस। अब छोटी आंत जो है ना, इसमें भी कुछ ग्रंथियां, जिससे पेट के अंदर अमाशय के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड थे हर जगह, ये वैसे यहाँ पे भी छोटी आंत के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको आंत्र ग्रंथियां बोलते हैं, ये हम बताए थे आपको। और ये भी कुछ अपने अंदर से निकालेंगी सब, और जब अपने अंदर से निकाली सब, मतलब कि क्या है, ये ग्रंथियां हैं सब। ग्रंथि जो है कहाँ से निकाला, छोटी आंत में, तो छोटी आंत का ग्रंथि आंत्र ग्रंथि हो गया, आंत्र ग्रंथि। और ये जो रस निकालेगा उसको आंत्र रस बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे, आंत्र रस। ठीक, तो आंत में से जो निकलेगा उसको बोलेंगे आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस। इसको पचौनी भी बोला जाता है। अब देखो 3 टाइप के रस, पहला निकलेगा लीवर से, दूसरा पैनक्रियाज से, और तीसरा आंत के अंदर से ही निकलेगा। अब क्या हुआ, आपके स्क्रीन पे लीवर का फिगर आ रहा होगा। लीवर में 2 पार्ट होते हैं, एक लीवर तो खुद होता है और एक उसमें थैली लगा होता है। थैली समझते हैं ना, कुछ रखने वाला। वो थैली जो होता है पीला कलर का हल्का सा होता है, हरा या पीला। ठीक, तो इसी कलर में होता है, देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा उसमें। तो ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय। ठीक, इसी को बोलते हैं गाल ब्लेडर। जो हरे या पीले कलर का थैली दिख रहा है हल्का सा, उसी को बोल रहे हैं पित्ताशय या गाल ब्लेडर। और इसी में कैल्शियम का रोड़ा जम जाता है। रोड़ा समझते हैं ना, मतलब छोटे छोटे कण, और यही पथरी बन जाता है। कैल्शियम क्या होता है, चूना में कैल्शियम होता है, तो चूने टाइप का मान लो, समझ लो। हड्डी में कैल्शियम होता है, तो मान लो इसी तरह का कुछ जम जाता है, कुछ कण बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं पथरी। और इसके वजह से आपको पूरा पित्ताशय ही काट के निकलवाना पड़ता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है पित्ताशय रहना, लेकिन हाँ कुछ काम करता है। तो देखो ये हो गया पित्ताशय काट के निकालने की प्रक्रिया। क्या होता है, जब पथरी हो जाता है पित्त के थैली में, जब दवाई से ठीक नहीं होता है तो वही ऑपरेशन करके पित्ताशय को ही काट के निकाल दिया जाता है, यानी गाल ब्लेडर को ही काट के निकाल दिया जाता है, बस लीवर को छोड़ दिया जाता है। अब क्या हुआ, अब समझो ये लीवर होता कहाँ है, लीवर होता कहाँ है, तो पेटवा के ठीक साइड में, पेट है नहीं था, अमाशय है नहीं था, हेनी क्या होगा, हमारा लीवर होगा। कहाँ होगा, तो ये उदर गुहा के दायां तरफ है, बायां तरफ था, है दायां तरफ होगा, यानी राइट साइड में, उदर गुहा के राइट साइड में। किसके नीचे, डायफ्राम के ठीक नीचे होगा। डायफ्राम के ठीक नीचे पेट था, और इसी के बगलिया में है लीवर, समझ रहे हो। तो बगल में लीवर है, मतलब कि ये भी क्या होगा, उदर गुहा के दायां तरफ डायाफ्राम के ठीक नीचे होगा इसकी स्थिति। ठीक, ये हो गया आपका लीवर। उसके बाद ये क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है, ये भी हम बता दिए। अब छोटी आंत के कुछ पार्ट बनाए गए हैं, कुछ भाग बनाए गए हैं कि इस भाग से ये जूस निकलेगा, इस भाग से ये जूस निकलेगा, इस भाग से ये जूस निकलेगा। तो देखो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, मेनली 3 भाग, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। DJI याद रखो, DJI क्या रखोगे, DJI मतलब डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, DJI बस याद रखो। तो डुओडेनम जो होता है इसको ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी। अब ये ग्रहणी जो होता है
ये होता है, ये पार्ट जो अमाशय से निकला है और यहाँ तक है, इसको ग्रहणी बोलेंगे। बीच के पार्ट को जेजुनम और इसके नीचे वाले पार्ट को इलियम। ठीक, तो ये हो गया इलियम, ये जो है इलियम है, ये जो है जेजुनम है, मतलब समझ सकते हैं। और ये ऊपर वाला ग्राही भाग, हमको ग्रहणी भाग, ग्रहणी से बस मतलब है, इसीलिए 3 गो पार्ट हम बताए, नहीं तो बताना नहीं पड़ता आपको 3 गो पार्ट, बस समझिए 3 पार्ट होता है, इसमें ग्रहणी से हमको मतलब है। अब एक ग्रहणी जो है ना, इसी में पित्त रस और अग्नाशयी रस सिक्रेट होते हैं, मतलब कि स्रावित होते हैं, मतलब इसी में अपना रस, ये जो लीवर है अपना पित्त रस छोड़ेगा, इसी में इधर से अग्नाशय अपना अग्नाशयी रस छोड़ेगा। ठीक, अब देखो इस ग्रहणी भाग में अग्नाशयी रस और पित्त रस आता है, तो यही लिखा हुआ है छोटी आंत में, छोटी आंत के भाग होते हैं डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, याद रखना। पित्त रस यह हरे रंग का क्षारीय जलीय द्रव है। हम बताए हैं कि कोई भी ग्रंथि अपने अंदर से कोई लिक्विड निकालेगा, कोई तरल निकालेगा, ये जो लीवर निकालता है इसका रंग होता है हरा पीला, मतलब सुगावा कलर मान सकते हो, सुगावा कलर समझते हो ना, तोते के कलर टाइप का। तो हरा पीला रंग का लिक्विड निकालता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस हरे पीले रंग का द्रव निकालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्त रस। अब ये पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू, क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। यही मुर्गा उर्गा काटा जाता है तो यही पित्ताशय को ढंग से निकाला जाता है, नहीं तो मीठवा पूरा खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, तीखा नहीं होता है, कड़वा का मतलब समझ सकते हो, बहुत कड़वा है ये, बहुत कड़वा मतलब समझ सकते हो, कड़वा मतलब जामुन जिस स्वाद का लगता है उसी को हम कड़वा बोलते हैं। अब देखो ये हो गया आपका क्षारीय द्रव, किस कलर का, तो हरे पीले रंग का होता है लिक्विड, जो ये लीवर बना बना के निकालता है। तो लीवर जो है ग्रंथि है और क्या निकालेगा, पित्त रस निकालेगा अपने अंदर से, और ये नली द्वारा छोटी आंत में जुड़ा रहता है, वो पतला सा नलिया के छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जुड़ा रहता है। अब जो लीवर है ये अपने अंदर से पित्त रस निकालेगा। पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, हरे पीले रंग का होता है। अभी लीवर हरदम पित्त रस बनाते रहता है, लेकिन हरदम काम नहीं होता है पित्त रस का। जब भोजन पचाना है तभी तो काम पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा पित्त रस बनता है उसको है थैलिया जो है गाल ब्लेडर, वो यूज करता है, मतलब वो रख लेता है अपने अंदर, और जब ज़रूरत पड़ता है तो अपने अंदर से निकाल देता है। मतलब ये क्या है, थैली जो है स्टोर करने का जगह है, किसको, पित्त रस को, यानी बाइल जूस को, याद रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो ये पित्त रस को स्टोर करता है, थैली जो नीचे यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, अभी थैली में स्टोर होता है, जब भोजन आता है निकल जाता है। ये पित्त रस का काम क्या है, इतना समझ में आ गया कि निर्माण कौन करेगा। जहाँ पूछेगा पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर, यकृत, जिगर, तीनों नाम बता दिए, तो तीनों नाम में कोई एक नाम रख देना, लीवर होता है या जिगर होता है या यकृत होता है, तीनों नाम इसी का है। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है, लीवर या यकृत। उसके बाद पित्त रस को स्टोर कौन करता है, संचित कौन करता है, तो पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर। ठीक, समझ में आया, पित्ताशय क्या करता है, स्टोर करता है, यानी संचित करता है। ठीक, अब देखो इसका काम क्या है, पित्त रस का 3 गो चीज पूछ सकता है, पित्त रस कौन बनाएगा, किस में स्टोर होगा, और इसका काम क्या है। देखो पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है, क्या होता है बाबू, क्षारीय होता है, तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है। काइम जो आया था, काइम कहाँ से आया था, अमाशय से। अमाशय में कौन सी निकला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये HCl कैसा था, अम्लीय था, मतलब पूरा भोजन को खटुरस कर दिया, खट्टा कर दिया, अम्लीय कर दिया, समझ में आया। अभी भोजन काइम जो है अम्लीय है, अम्लीय है, इसको क्षारीय बनाएगा, मतलब कड़वा बनाएगा, खट्टा से अब कड़वा बनाएगा, तो पहले उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, मतलब न खट्टा हो न कड़वा हो, ऐसा करना पड़ेगा। फिर और ही ज़्यादा जब अगर क्षारीय डालेंगे, मतलब कि और ही ज़्यादा पित्त रस डालेंगे तो क्षारीय हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो अम्लीय और क्षारीय एक दूसरे को प्रभाव को काटते हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रभाव। देखो अगर अम्ल को क्षार पे गिराएंगे तो ये न्यूट्रल होता जाएगा, मतलब इसका प्रभाव कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का प्रभाव नहीं रहेगा, ना अम्ल का प्रभाव ना क्षार का प्रभाव, लेकिन और ही ज़्यादा अम्ल डालेंगे तो अम्लीय प्रभाव बन जाएगा, खट्टा हो जाएगा। अगर ऐसे ही उल्टा करें तो ये अम्लीय प्रभाव है इस पे,
खट्टा है ये। अगर इस पे हम क्षार डालते जाएं तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये पदार्थ जिस पे हम क्षार डाल रहे हैं, अम्लीय जो था, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। लेकिन और ही ज़्यादा अगर क्षार डालें तो ये क्षारीय बन जाएगा। ठीक, समझ रहे हो? तो ये हो गया। काइम कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब इसको ये जो पित्त रस है वो न्यूट्रल करके क्षारीय बना देता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्षार गिराता है उस पर, बहुत ज़्यादा पित्त रस गिराता है। ठीक, लीवर। तो पित्त रस क्या काम करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का। अब भोजन को क्षारीय काहे बना, अधिक ही काम काहे कर रहा है? अधिक ही काम काहे करेगा, मतलब बिना काम का काम काहे करेगा? तो देखो, ये जो अग्नाशयी रस है और ये जो आंत्र रस है, ये केवल क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। अलग अलग जूस का अलग अलग नखरा है, क्षारीय माध्यम में काम करेंगे। देखो, अमाशय में पेप्सिन का नखरा क्या था कि जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ नहीं रहेगा, इसका साथ नहीं देगा, बेचारा अगर तन्हा हो जाएगा तो काम नहीं करेगा पेप्सिन। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर क्षारीय मतलब पित्त रस ना रहे तो ये अग्नाशयी रस और आंत्र रस तन्हा हो जाएंगे सब। समझ रहे हो? अकेले हो जाएंगे सब, इसलिए काम नहीं कर पाएंगे सब। तो इन दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए? पित्त रस चाहिए। इसीलिए इस भोजन को क्षारीय बनाता है कौन? पित्त रस, यानी कि बाइल जूस। अब ये बाइल जूस निकल गया, बाइल जूस का काम समझ में आ गया। यह हरे रंग का क्षारीय द्रव है, इसका निर्माण यकृत में होता है। ये भी समझ में आ गया। यकृत उदर गुहा के दाईं ओर डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। लीवर द्वारा निर्मित पित्त की अतिरिक्त मात्रा पित्ताशय में संचित होती है, मतलब गाल ब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है। लीवर द्वारा एक नलिका छोटी आंत से ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है। ये नली जो है लीवर से जुड़ा होता है और छोटी आंत से, जिससे इस नली से छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पित्त रस आता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, बस ये क्षारीय एक द्रव है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता जो भोजन का पाचन करे। ये बस पाचन करने में मदद करता है। भोजन का पाचन यहाँ पे हो रहा है नहीं, तो पित्त रस भोजन का पाचन नहीं करता है, बस उसको क्षारीय बनाता है। तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त रस काइम को क्षारीय बनाता है। काइम कौन? जो अमाशय से पच के आया था, उसको क्षारीय बनाता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस और आंत्र रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस केवल क्षारीय पीएच में काम करते हैं। पीएच क्या है? अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक इकाई है। जैसे हम लंबाई नापते हैं मीटर में, चौड़ाई मापते हैं मीटर में, दूध नापते हैं लीटर में, ऐसे ही वो पीएच यानी अम्लीयता और क्षारीयता मापने का मात्रक पीएच है। बस इतना समझो, और कुछ नहीं है। ठीक, तो क्षारीय है क्या? ये भोजन को क्षारीय बनाता है, काइम को क्षारीय बनाता है। जो काइम आया था अमाशय से पच के, उसको क्षारीय बनाता है। क्यों? क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस और आंत्र जूस यानी कि आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस केवल क्षारीय पीएच में काम करेंगे, क्षारीय माध्यम में काम करेंगे। ठीक, तो इसको क्षारीय बनाता है। पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है, जिससे लाइपेज एंजाइम की क्रिया आसान हो जाती है। देखो, लाइपेज क्या करता है अभी हम बताए हैं। लाइपेज याद करने का ट्रिक, लाइपेज वसा का पाचन करेगा। काहे वसा का पाचन करेगा? वसा जो होता है लसर लसर टाइप में होता है, तेल या घी जो होता है वो इसी टाइप का होता है, और लस से लाइपेज, तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करेगा। याद करने का ट्रिक हम बता चुके हैं। ठीक, तो लाइपेज वसा का पाचन करेगा। अब ये वसा का पायसीकरण क्या होता है? तो देखो, तेल की बूंद हो गई, चाहे घी की बूंद हो गई, चाहे डालडा का बूंद हो गया, चाहे वनस्पति घी का, चाहे कुछ का बूंद हो गया, ये क्या है? वसा है। तो वसा बूंदों के रूप में भोजन में उपस्थित रहती है, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में। अब इन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटा छोटा बूंद बनाता है, छोटा छोटा बूंद बनाता है। क्या करता है बाबू? छोटा छोटा बूंद बनाता है, जिससे लाइपेज इसको ढंग से पचा सके। तो बाइल जूस और क्या काम करेगा? वसा का पायसीकरण, मतलब कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर देता है। बस यही है वसा का पायसीकरण। इसको इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, इमल्सीकरण भी बोलते हैं। तो याद रखना, वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण क्या है? वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटकी छोटकी बूंद में कन्वर्ट करना। ये कौन काम करता है? पित्त रस, पित्त रस। ठीक, तो पित्त रस ये काम करता है। भोजन का पाचन यहाँ भी मान सकते हैं आप,
देखा जाए तो कहाँ कहाँ से कि वसा का पायसीकरण हो रहा है, वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जा रहा है। बस इसमें एंजाइम नहीं है, एंजाइम की क्रिया नहीं हो रही, बस समझो। अब आगे चलते हैं, बस इतना ही है ये लीवर में पित्त रस का काम। अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पित्त रस जो होता है क्षारीय द्रव होता है। कैसा क्षारीय द्रव होता है? हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसकी अतिरिक्त मात्रा जो बनती है पित्ताशय में संचित हो जाती है। एक नली द्वारा यह ग्रहणी भाग से जुड़ा होता है, छोटी आंत के, जिसमें पित्त रस सिक्रेट होता है, निकलता है। यह कायम को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। काहे से कि ये अग्नाशयी रस और आंत्र रस दोनों क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो ये खत्म हो गया। और वसा का पायसीकरण करता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंद में कन्वर्ट करता है, जिसे लाइपेज को वसा पचाने में आसान हो जाए। आप कहेंगे इससे कैसे वसा पचाने में आसान? मान लो एक बड़हन ईंटा दे दीजिए, उसको छोटी छोटी टुकड़ा में तोड़ना है। एगो छोटी छोटी ईंटा दिया जाए, उसको छोटी छोटी टुकड़ा में तोड़ना है। कौन आसान रहेगा? छोटका ईंटवा को छोटी छोटी टुकड़ा में तोड़ना। ठीक, कैसे कि पहले से टूटा हुआ है, तो इसलिए आसान हो जाता है। समझ में आया? जब ये लाइपेज इस पर क्रिया करेगा तो आसानी से पच जाएगा वसा। तो अब चलिए, अब अग्नाशयी रस के बारे में समझते हैं कि अग्नाशयी रस क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है। चलिए अब अग्नाशयी रस और आंत्र रस के बारे में समझ लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए, आंत्र रस और अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस जो होता है अग्नाशय से निकलता है, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। आप इसका इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा, पैनक्रियाज। यही खराब हो जाता है जिससे शुगर होता है। ठीक, और देखो, अग्नाशयी रस भी पित्त रस के समान एक नलिका द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ा होता है। जैसे ही लीवर से वो नली निकला था और छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जुड़ा था ना, वैसे ही पैनक्रियाज से वो नली निकलता है पतला सा, वो भी छोटी आंत के ग्रहणी भाग में ही जुड़ जाता है, जिससे उसी नली के रास्ते क्या आएगा? पैनक्रियाज से अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस बन करके और आएगा छोटी आंत में। ठीक, तो देखो, छोटी आंत में प्रवेश करता है, ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है क्या? अग्नाशयी रस। अब देखो, अग्नाशयी रस में मेनली 3 चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। 3 गो एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस में। कौन कौन सा? एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है अग्नाशयी लाइपेज और अग्नाशयी एमाइलेज। क्या होता है? अग्नाशयी एमाइलेज और अग्नाशयी लाइपेज। देखो, TLA याद रखना। क्या? TLA एंजाइम क्या होता है? अग्नाशयी रस में होता है। अग्नाशयी रस में TLA एंजाइम, अग्नाशयी रस में TLA एंजाइम। ठीक, याद रखो। मुंह में कौन कौन सा एंजाइम था? तो मुंह में T और L था, MTL, म्यूकस, टाइलिन और लाइपेज, यही ना बताए थे। और उसके बाद अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम था? PLR। ठीक, PLR, MPLR लिख लो, MPLR म्यूकस, और पेप्सिन, लाइपेज, लाइपेज अल्प सक्रिय लाइपेज था, और रेनिन था। ये 4 चीज़ें थी। ये इसमें क्या था? बस क्षारीय लिक्विड था। अब अग्नाशयी रस में क्या था? तो अग्नाशयी रस में TLA एंजाइम होता है। TLA एंजाइम याद रखो। TLA मतलब ट्रिप्सिन, T मतलब ट्रिप्सिन, L मतलब लाइपेज। कौन सा लाइपेज? अग्नाशयी लाइपेज। लाइपेज तो ह्यों निकल रहा था, कहवा का लाइपेज? तो अग्नाशय से निकला, इसलिए अग्नाशयी लाइपेज। समझ रहे हो? अग्नाशय तो अमाशय में भी निकला था। सॉरी, यहाँ पे अग्नाशयी लाइपेज जो है, लाइपेज एंजाइम, ये कहाँ निकला था? ये अमाशय में भी निकला था, लेकिन कहवा का लाइपेज है बताने के लिए हमको लिखना पड़ता है अग्नाशयी लाइपेज, मतलब अग्नाशय से निकला हुआ लाइपेज एंजाइम है। ठीक, अग्नाशयी एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन, जिसको हम बोल रहे हैं टाइलिन एंजाइम, टाइलिन, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं एमाइलेज। एमाइलेज, ठीक, एमाइलेज एंजाइम कहाँ था? लार में था। समझ रहे हो? लार में एमाइलेज था। अब ये माइलेज एंजाइम कहाँ का है? लार का है कि अग्नाशय का है? तो इसको बताने के लिए अग्नाशयी एमाइलेज। समझ रहे हो? तो याद रखना, TLA एंजाइम अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है। अब इन सभी एंजाइम का काम देखते हैं, काम क्या क्या करते हैं। तो देखो, एंजाइम और पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन, याद रखो, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। किसमें? तो पेप्टाइड में। पेप्सिन किसमें किया था? पेप्टाइड में ही किया था। तो याद रखो, पेप्सिन एंजाइम भी पेप्टाइड में ही पाचन करता है प्रोटीन का, और ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड में ही करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है,
पेट में पचा हुआ था भोजन ना, उसमें क्या हुआ था, प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड में हुआ था, लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन वहाँ बच गया था, ढंग से नहीं पचा था, तो उसी को पचाने के लिए यहाँ पे ट्रिप्सिन निकला। ठीक, तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। अग्नाशयी लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज जो है वसा का पाचन, लाइपेज मतलब वसा का पाचन कहाँ से निकला है, अग्नाशय से निकला है। तो वसा का पाचन वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में, वसा का पाचन इसके पहले कहीं नहीं हुआ था, कहीं हुआ था नहीं। ठीक, तो वसा का पाचन बस तनी मनी हुआ था पेट में, समझ रहे हो। लाइपेज यानी लाइपेज एंजाइम क्या किया था, यहाँ पे पाचन किया था, हल्का सा अल्प सक्रिय लाइपेज था, पूरा सक्रिय ही नहीं था, तो पाचन क्या करेगा। तो वसा का पाचन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल मतलब समझते हो, अम्ल से मिल करके और वसा बना होता है, तो उसी अम्ल को हम वसीय अम्ल बोल रहे हैं। और ग्लिसरॉल, आप ग्लिसरीन जानते हो, उसी का एक फॉर्म है ग्लिसरॉल। ठीक, तो ग्लिसरॉल, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन करता है। अग्नाशयी एमाइलेज, लाइपेज मतलब वसा का पाचन करेगा, किसमें, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अग्नाशयी एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो समझो, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। अग्नाशयी एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ये स्टार्च का पाचन माल्टोस में। मुंह में क्या हुआ था, यहाँ पे भी वही हुआ था, स्टार्च का पाचन माल्टोस में। तो स्टार्च का पाचन बस मुंह में हुआ था, पेट में नहीं हुआ था। कोई पेट में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पाचन करने वाला एंजाइम नहीं था। अब सीधा आया तो अग्नाशय से इसका पाचन हुआ। और कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। कौन एंजाइम, एमाइलेज, कहाँ का, तो अग्नाशय का। तो अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम जो होता है, स्टार्च का पाचन माल्टोस में। जानते हैं कि स्टार्च का पाचन माल्टोस में होता है, मुंह में भी यही हुआ था और अग्नाशय के पास भी यही हुआ। तो ये हो गया तीनों एंजाइम का काम। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड में, अग्नाशयी लाइपेज वसा का पाचन वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में, और अग्नाशयी एमाइलेज, एमाइलेज क्या काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। इसका पाचन किसमें होता है, माल्टोस शर्करा में, माल्टोस शर्करा में, माल्टोस शर्करा में होता है। तो ठीक, माल्टोस शर्करा में इसका पाचन हो गया। अब देखो आत्र रस, आत्र रस जो होता है इसको बोलते हैं, इस रस को सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। मतलब आत्र रस, जैसे इंटेस्टाइनल जूस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। ये आता नहीं है, उतना याद रखने का ट्रिक नहीं है, बस समझ लो, बस इतना ही काफ़ी है। तो याद रखो, इस रस को सक्कम एंटेरिकस भी कहा जाता है। आत्र रस जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अभी निकलता कहाँ से है, तो देखो हम अभी बताए हैं कि आंत की छोटी हत्या के अंदर वह छोटी छोटी ग्रंथि होता है, जिसको आंत्र ग्रंथि बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये कौन चीज़ का सिक्रेशन करेगा बाबू, तो ये सिक्रेशन करेगा, यानी क्या चीज़ अपने अंदर से निकालेगा, क्या चीज़ स्रावित करेगा, तो आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, तो इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलता है, छोटी आंत में छोटी छोटी ग्लैंड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसको आंत्र ग्रंथियाँ बोलते हैं, और वही आंत्र रस का स्राव करते हैं। तो आंत्र रस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें, पेप्टाइड, आंत्रीय लाइपेज और डाइसेकेराइड। याद रखो, यहाँ पे एक चीज़ अलग हो गया, डाइसेकेराइड। ठीक, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड जो है प्रोटीन का पाचन करेगा। देखो ट्रिप्सिन इसमें भी पाया, पेप्टाइड में भी पाया और पेप्सिन में भी पाया था। ठीक, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पेप्टाइड, ये तीनों क्या है, तीनों है प्रोटीन का पाचन करने वाला। तो पेप्टाइड एंजाइम आंत्रीय लाइपेज, लाइपेज एंजाइम है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। कहाँ से निकला है, आंत से निकला है, छोटी आंत से, इसलिए आंत्रीय लाइपेज। ठीक, डाइसेक्राइड ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी स्टार्च का पाचन कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो, अब इसका पाचन देखते हैं। एंजाइम, तीन ठे एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम, पेप्टाइड PLD, यहाँ पे याद कर सकते हो PLD, यहाँ पे क्या था TLA, यहाँ पे PLD। ठीक, याद रखना। तो अब ये याद करने का तरीका है, मतलब शॉर्टकट में अपने नोट्स में आप लिख सकते हो कि इसको याद करने का तरीका। अब देखो एंजाइम, पेप्टाइड एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में जब टूट जाता है प्रोटीन तो कहते हैं इसका पूरा पाचन हो गया। कहाँ से कि प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ढेर सारा अमीनो अम्ल मिला मिला के अमीनो अम्ल मिला के और प्रोटीन बनाया जाता है। और इसी अमीनो अम्ल का उपयोग हमारे शरीर में होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए प्रोटीन को, हमको अमीनो अम्ल मिल गया, मतलब प्रोटीन का पाचन करने से अमीनो अम्ल मिलता है और इसी का उपयोग हमारे शरीर में होता है।
ठीक। तो अमीनो अम्ल मिल गया मतलब प्रोटीन का पाचन हो गया। पेप्टाइड एंजाइम प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में करता है, अमीनो एसिड में करता है। याद रखना, पेप्टाइड एंजाइम प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल। देखो प्रोटीन बना कैसे है ये देखो ना, तो अमीनो अम्ल, ढेर सारा अमीनो अम्ल मिला दिया गया है, अमीनो अम्ल। अब याद रखना किसी का नाम भी ऐसे हो सकता है, आप जानते होंगे, अमीनो अम्ल। ठीक, आपके साथ कोई होगा तो इसका नाम भी ऐसे मतलब हो सकता है, इसी टाइप का। तो याद रख सकते हैं अमीनो अम्ल से क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। और इसका पाचन भी किस में होता है, अमीनो अम्ल में होता है। अमीनो अम्ल मिल गया मतलब प्रोटीन का पाचन हो गया। आंतरीय लाइपेज, वसा का पाचन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। आंतरीय लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में ही कहीं होगा वसा का पाचन। ठीक, तो ये हो गया। डाइसेकेराइड, ये स्टार्च का पाचन करता है। देखो क्या हुआ था, मुंह में स्टार्च का पाचन हुआ था, माल्टोस में बदला था, माल्टोस। ठीक, ये माल्टोस शर्करा थोड़ा बड़ा अणु है, मतलब कि हैवी वेट मॉलिक्यूल है, तो इसको भी पाचन करना है तो माल्टोस का पाचन किया जाएगा। स्टार्च माल्टोस में बदला था, तो स्टार्च माल्टोस में बदला था। माल्टोस भी छोटा अणु नहीं है, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो माल्टोस का पाचन ग्लूकोज तथा सुक्रोज में, ठीक, तथा माल्टोस का पाचन ग्लूकोज में तथा सुक्रोज का पाचन ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में। ठीक, देखो माल्टोस शर्करा कौन चीज से बना था, स्टार्च से। स्टार्च मतलब गेहूं का रोटी खाए थे, उसमें भूसी था, उस भूसिया से बन गया माल्टोस शर्करा। अब क्या हुआ, माल्टोस शर्करा का पाचन छोटी आंत में जो हुआ वो ग्लूकोज में हो गया। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 में हो गया। यही ना हमको चाहिए था उपयोग के लिए, तो इसमें हो गया। उसके बाद सुक्रोज का पाचन ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में। तो देखो फ्रुक्टोज जो होता है फलों के रस में पाया जाता है, मीठा होने के लिए फलों का रस मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण। और सुक्रोज जो होता है चीनी में होता है, तो चीनी ढेर खाओगे तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा और ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज तो बनेगा लेकिन फ्रुक्टोज साथ में बनेगा। तो ये होता है इसका पाचन। फलों में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज हमारे उपयोग के लिए होता है, आप जानते हैं। तो डाइसेकेराइड, याद रखना डाइसेकेराइड एंजाइम है। कौन सा, एक आंत में यही एक अलग एंजाइम है डाइसेकेराइड। तो याद रखना डाइसेकेराइड एक एंजाइम है जो ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदल देता है, सुक्रोज को, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इतना आपका पाचन अब हो गया कंप्लीट। अब आता है एब्जॉर्प्शन और शोषण, लेकिन हम यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब इससे आगे जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगा। यहाँ से अवशोषण होगा, बड़ी आंत में भी अवशोषण होगा, सिमुलेशन होगा, उसके बाद बहिक्षेपण होगा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो याद रखना, अब हम यहाँ पे पाचन खत्म कर दिए। अब देखो एक हम लिस्ट बना देते हैं प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम का। प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम पेप्सिन और पेप्टाइड, पीपीटी, याद रखो पीपीटी। क्या पीपीटी मतलब पेप्सिन, पेप्टाइड और ट्रिप्सिन, याद रखो पेप्सिन, पेप्टाइड और ट्रिप्सिन। पीपीटी प्रोटीन का पाचन करेगा, क्या पीपीटी। उसके बाद पीपीटी प्रोटीन का पाचन कर दिया, और वसा का पाचन करने वाला हर जगह तो लाइपेज है, तो एल बस लिख सकते हो। और ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करने वाला तो टाइलिन या एमाइलेज, तो टाइलिन और डाइसेकेराइड टीडी याद कर सकते हो। ठीक, तो लाइपेज से वसा का पाचन और पीपीटी से प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन, पेप्टाइड और ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहाँ निकलेगा, अमाशय में। पेप्टाइड कहाँ निकलेगा, छोटी आंत में। और ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलेगा। ठीक, तो याद रखना। या पीटीपी कर सकते हो, पीटीपी। कहाँ पीटीपी, कहाँ से कि पहले पेप्सिन अमाशय में, फिर ट्रिप्सिन उसके बाद निकलेगा अग्नाशय में, और पेप्टाइड जो है छोटी आंत में निकलेगा। तो ये हो गया प्रोटीन का पाचन। अब हम सबका लिस्ट बना दिए। एल से लाइपेज एंजाइम जो है वसा का पाचन करेगा, इसे लिख सकते हो आप याद करने के लिए। उसके बाद टीडी यानी कि टाइलिन या एमाइलेज, यहाँ पे लिख लेना टाइलिन या एंजाइम एमाइलेज। ठीक, और ये जो है किसका पाचन करेगा, स्टार्च का। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कुछ लिख सकते हो। और ये डाइसेकेराइड किसका पाचन करेगा, माल्टोस, याद रखना पड़ेगा माल्टोस और सुक्रोज का, सुक्रोज
याद रखना। तो ये हो गए सारे एंजाइम और इसके लिस्ट भी हम बना दिए। ऐसा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अवशोषण के बारे में, बड़ी आंत के बारे में, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, इसके बारे में पढ़ेंगे। कई पार्ट होते हैं बड़ी आंत के भी, तो उसी के बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और शोषण और स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इसका नोट्स का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर और वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।